Yes, ma'am. ओके, लिख लिया? No, ma'am. Yes, ma'am. लिखो फटाफट। Ma'am, लिख लिया। लिख लिया ना? So I was gonna tell the difference between asteroids and meteors. Okay. So what happens is, this is our Earth, ठीक है? इसके बाहर आफ्टर 4 लेयर्स, ठीक है? ये सन है। जब ना वो एक एस्टेरॉइड जब हमारे वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तब उसको मीटेरॉइड बोलते हैं। बट बेटा एस्टेरॉइड साइज में बहुत बड़ा होता है, मीटेर छोटा होता है। मैम इसलिए ना जब वो अंदर आ जाता है तो वो छोटा हो जाता है, इसलिए हम उसको मीटेरॉइड बोलते हैं। वो बात आपकी ठीक है, मैं बस कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप बोल रहे हो वो एकदम ठीक है, बट मैं जस्ट आई एम गिविंग यू सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। लेकिन उनका टर्म अलग अलग क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट बर्न्स ना, जब एस्टेरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में आके बर्न होता है तब उसको हम मीटेओराइड, और जब वो नीचे तब उसको मीटेओर्स बोलते हैं, और जब वो जमीन में गिर जाता है तो उसे मीटेओराइड बोलते हैं। बताती हूँ मैं पूरी प्रोसेस। हमारी अर्थ के पास, ठीक है, चार है। क्या नाम है सबसे पहले? और सन के सबसे पहले क्या है? बात तुरंत 6th में पढ़ा होगा। Mercury. ओके, फिर Venus. मार्स। Mars. अब ये सन है, इस यहाँ पर मार्स के बाद एक बेल्ट पाई जाती है। इस बेल्ट में ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स है रॉकी, जो रॉक के जैसे हैं। नाउ दे ऑब्जेक्ट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट, जैसे मरकरी घूम रहा है, वीनस घूम रहा है, अर्थ जैसे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जैसे मार्स रिवॉल्व कर रहा है, ये सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो वैसे ही ये रिवॉल्व करते हैं, एस्टेरॉइड भी रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जब ये यहाँ रिवॉल्व करते हैं तो हम इनको यहाँ पर एस्टेरॉइड बोलते हैं। ये एस्टेरॉइड बहुत बड़े पीसेस में होते हैं। सम ऑफ देम आर ऑफ द साइज ऑफ डॉर्फ प्लैनेट आल्सो, बहुत बड़े बड़े साइज के रॉक होते हैं। सो एस्टेरॉइड्स आर कॉल्ड, दे आर काइंड ऑफ डॉर्फ प्लैनेट साइज। इनको हम हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट फॉल, क्योंकि स्पेस का अपना एक अलग ग्रेविटेशन चलता है, उसी बात हम नहीं करते। लेकिन इनमें से कुछ एस्टेरॉइड के टुकड़े, दे इवेंचुअली फॉल, और वो अर्थ पे फॉल, गिरने लग जाते हैं। जब अर्थ पे वो गिरते हैं तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो उनको रोकता है, जिसकी बात हम कर रहे थे अभी। एटमॉस्फेयर में 4 लेयर है, वो उनको रोकता है। तो क्या होता है, जब ये एस्टेरॉइड मीजोस्फेयर में आते हैं तो ये बर्न हो जाते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ाया कि मीजोस्फेयर में आते ही चीजें बर्न हो जाती हैं, वो एस्टेरॉइड वगैरह को बर्न कर देता है। तो जब वो बर्न हो जाते हैं, तो बर्न होने के बाद जब वो अर्थ पे गिरते हैं, उस वक्त बर्न होते वक्त उनको मीटियोर्स बोलते हैं, ठीक है? Okay, ma'am. उसके बाद जब ये जमीन पर गिर जाते हैं और ये गड्ढा बना लेते हैं तो इनको मीटियोरॉइड बोलते हैं, टीई, ठीक है? तो अगर तुमसे कोई बोले मीटियोर और मीटियोराइट सेम है, हाँ सेम है, क्योंकि जब ये आसमान में है तो इसको मीटियोर बोलेंगे, जब ये जमीन में गिर गया है तो मीटियोराइट बोलेंगे। और लेकिन meteors are the part of asteroids which are burning, so there is a difference, but eventually वो asteroid में से ही निकले हैं, because asteroid जो है, asteroid is a term for all the rocky objects। तो इसीलिए गलत तो हो ही नहीं सकता है बेटा। जितनी भी रॉकी और आइसी ऑब्जेक्ट, जितने भी इस वाली पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट में घूम रहे हैं, उन सबको एक ही नाम दिया गया है, एस्टेरॉइड, ठीक है? इसलिए ये नाम सारी की सारी जो भी चीजें जमीन पे गिरेंगी उन सब के लिए एस्टेरॉइड नेम विल बी करेक्ट। समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि एस्टेरॉइड पूरी की पूरी बेल्ट है जिसपे ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं, उन सारे ही ऑब्जेक्ट को एस्टेरॉइड बोला जाता है। जब वो जमीन पर गिरते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आ जाएंगे तब उनको मीटियोर बोलेंगे, और जब वो जमीन में गिर जाएंगे तो उन्हें मीटियोराइट बोलेंगे। अथर्व, आपको लगता है इसमें से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली एक्स्ट्रा? यस मैम। ओके,
नाइस। तुम लोग बाकी लोग भी क्यों नहीं अथर की तरह चीजें पढ़ते हो? कितनी सारी चीजें एक्स्ट्रा जानने में इंटरेस्ट रखता है और बताता भी है। ओके, अगली वाली जो हमारी लेयर है उस लेयर का क्या नाम है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या काम मैम करती है? थर्मोस्फियर इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वेरी गुड, थर्मोस्फेयर का नाम ही थर्मो है, तो ये क्या है? Hottest layer of the atmosphere. क्या काम करती है? छोटी सी पॉइंट है, ये हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। किस में हेल्प करती है? रेडियो ट्रांसमिशन। ठीक है, तो रेडियो ट्रांसमिशन में थर्मोस्फेयर हमको हेल्प करती है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर के बारे में क्या जानते हो? पहली बात तो ये आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, है बात कि नहीं? सबसे बाहर का After we cross this layer, then the space begins. वेरी गुड, ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की। एक बार आप एग्जोस्फेयर को क्रॉस कर गए, क्योंकि ये सबसे आखिरी लेयर है, उसके बाद आप सीधे स्पेस पहुंच जाएंगे, तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, और यहाँ पर एयर यानी हवा, एयर बहुत ज्यादा थिन होती है। यहाँ पर क्या होती है? थिन। और एयर थिन होने की वजह से यहाँ पर एयर प्रेशर बहुत ही कम होता है, इसीलिए स्पेस सूट में हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। बिकॉज एयर इतना प्रेशर में नहीं होता है कि उसको हम इतना प्रेशर अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा लग जाएगा हमको खींचने के लिए एयर में, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे एयर प्रेशर हाई है, तो हमको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्रेशर से एयर हमारे खुद के नाक में खुद ही घुस जाती है। लेकिन अगर स्पेस में जाओगे तो तुम्हारे लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि वो इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे एयर को खींचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एयर बहुत थिन होती है। और यही रीजन है बेटा कि जब हम लोग माउंटेन में जाते हैं तो किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। बताओ क्यों? मैम क्योंकि वो लोग हायर एल्टीट्यूड में जाते रहते हैं। क्योंकि हम जैसे ही अर्थ की स्किल एल्टीट्यूड से ऊपर बढ़ते हैं, वैसे ही एयर प्रेशर क्या होता है? कम होते जाता है। तो लोग वहां हाफने लगते हैं, देन रिक्वायर मोर ऑक्सीजन और मोर एफर्ट टू ब्रीथ। समझ गए? यस यस। ओके, तो एग्जोस्फेयर तक सारी की सारी हमने लेयर्स है वो पढ़ ली। अब मुझे ये बताओ क्लाइमेट क्या होती है? क्लाइमेट की डेफिनेशन कोई बता सकता है? यस मैम। बताओ क्या है क्लाइमेट की डेफिनेशन? Climate is like a condition in which weather is for a long period of time. Oh, Like weather it is could for long period of time. I No, think तुम थोड़ा climate. उल्टा बोल रहे हो। Yes मैम, जो वेदर होता है वो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, like वेदर 1 का year मतलब और होता है बेटा डे टू डे, आवर टू आवर। तो वेदर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे अभी क्लाउडी वेदर है, थोड़े टाइम बाद नहीं रहेगा, तो डे टू डे, आवर टू आवर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर को वेदर बोलते हैं। हाँ, मैं क्लाइमेट का बता रही थी। ये क्लाइमेट का नहीं है, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि आप गलत बता रहे हो, उल्टा बता रहे हो। मैं क्लाइमेट का बता रही थी। अच्छा, क्लाइमेट का क्या बता रहे थे? बताओ जरा फिर। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है? अतर्क बताओ। वेदर इज देयर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्लाइमेट इज देयर फॉर वेरी लॉन्ग। वेदर का मतलब है डे टू डे। डे टू डे मतलब आज वेदर कैसा है, क्लाउडी है, कल कैसा है, रेनी है। तो डे टू डे, आवर टू आवर में जो चीजें चेंज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको वेदर बोलते हैं। लेकिन जब किसी जगह का वेदर लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए उसका एवरेज निकाला जाए, फॉर एग्जाम्पल पूरे साल का वेदर को नोट किया जाएगा और फिर निकालेंगे कि साल पूरे ईयर में लगभग 4 महीने गर्मी पड़ती है, तो और पूरा एवरेज मतलब ओवर द लॉन्ग पीरियड, 1 साल 2 साल 4 साल में उस लोकेशन का जो वेदर होता है उसको वहां की क्लाइमेट कहते हैं। समझ गए? तो क्लाइमेट लॉन्ग ड्यूरेशन को कहते हैं, कि लॉन्ग ड्यूरेशन में वेदर की क्या रिपोर्ट है उसको क्लाइमेट बोलेंगे। समझ गए? yes. जैसे
अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो एक दिन 2 दिन बाद बारिश होगी तो उसको वेदर बोलेंगे। पूरे साल वहां पर लगभग बारिश होती रहती है, तो पूरे साल के बाद जो वहां की क्लाइमेट होती, पूरे साल में वहां की जो वेदर कंडीशन होगी उसको वहां की क्लाइमेट बोलेंगे। ये बोल दिया जाएगा कि ये वाला जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पूरे साल क्लाइमेट बारिश होती रहती है, तो ये वाला इलाका बहुत ह्यूमिड है, रेनफॉल ज्यादा होती है, तो वो हो गई क्लाइमेट उसकी, क्योंकि पूरे साल में आपने पूरे साल के डेटा को निकाला और उसको देखा कि यहाँ तो पूरे साल ही बारिश होती है। तो हम लंबे ड्यूरेशन में जब वेदर की बात करते हैं, वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज है, लेकिन जब 1-2 दिन 1-2 महीने की बात करते हैं तो वेदर की बात करते हैं। जब लंबे पीरियड की बात करते हैं, मान लो हम सबको ही पता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश होती है, तो वहां की क्लाइमेट कैसी हो गई, ह्यूमिड की नहीं हो गई, वहां बहुत बारिश होती है तो ह्यूमिड क्लाइमेट हो गई, क्योंकि वहां बहुत बारिश होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो क्लाइमेट इज नथिंग बट द एवरेज वेदर कंडीशन इन द लॉन्ग पीरियड। तो क्लाइमेट हमेशा लॉन्ग पीरियड की बात करता है, 2 साल 4 साल 6 साल, 1-2 दिन की बात अगर हम करेंगे किसी लोकेशन की, उसे वेदर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ठंड में भी बारिश हो जाती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वेदर का है कि क्लाइमेट का? मैम वेदर। यस, तो वेदर तो कभी भी खराब हो सकता है, क्योंकि वो 1-2 दिन की फिनोमेना है। मान लो बहुत ठंडी के सीजन में कभी कभी बारिश हो गई, यानी वेदर खराब हो गया उस दिन। लेकिन क्या क्लाइमेट चेंज हो जाती है एक दिन बारिश होने के बाद? क्या मैम, लगातार क्या बारिश होने लग जाती है उस दिन के बाद से जब तक ठंडी खत्म नहीं होती? नो मैम। ऐसा तो नहीं होता है। तो क्लाइमेट का मतलब 4 महीने लगातार ठंड पड़ रही है, वो वहां की क्लाइमेट है। लेकिन एक दिन गलती से किसी दिन बारिश हो गई, वो वेदर है। तो जब हम लॉन्ग पीरियड में किसी चीज के वेदर को बार बार चेक करते हैं, तब हम वहां की क्लाइमेट के बारे में जान पाते हैं। और ऐसा हम लंबे टाइम तक करते हैं तो हमें पता चल जाता है। हम जब हर रोज हमने बैठ करके एक डेटा बनाया और 4-5 साल के बाद हमको ये समझ में आया, अच्छा जनवरी फरवरी मार्च ठंड पड़ेगी, अप्रैल मई जून हल्की गर्मी पड़ेगी, जून जुलाई अगस्त बारिश होगी, तो ये हमने क्लाइमेट डिसाइड कर ली वेदर को देख के, है ना? हमने लंबे टाइम तक वेदर को स्टडी किया और फिर हमको पता चला कि हमारी क्लाइमेट कैसी होगी। समझ आ गया सबको? तो क्लाइमेट, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर। क्या है ये? एवरेज वेदर, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस for a longer period of time, for a longer period of time। तो जब किसी जगह की वेदर को लंबे टाइम के लिए देखा जाएगा, तब उसे वहां की क्लाइमेट कहा जाएगा। और जब डे टू डे आवर टू आवर क्या कंडीशन चल रही है एटमॉस्फेयर की, जब ये देखा जाएगा, तब उसे वेदर बोला जाएगा। ठीक है? यस मैम। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। इसके बाद क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगली जो चीज है वो है टेम्परेचर के बारे में। पता है टेम्परेचर क्या होता है? Yes, ma'am. Ma'am, the hotness or coldness of the object or body is known as the temperature. वेरी गुड। किसी भी चीज की हॉटनेस या कूलनेस को कैसे मेजर करेंगे, वो टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है? ये एक डिग्री है। डिग्री क्यों? यही तो बताती है। 97 है कि 98 है, 99 है, तो 97, 98, 99 क्या है? डिग्री है। तो इट इज डिग्री ऑफ, किस चीज की डिग्री है? हॉटनेस और कोल्डनेस की। तो हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है? Yes, तो ma'am. अगर एयर टेम्परेचर की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि जो टेम्परेचर अर्थ का होता है उसको किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? मतलब अर्थ का टेम्परेचर कैसे पता चलेगा? पहले तो टेम्परेचर के हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि टेम्परेचर होती क्या है। तो टेम्परेचर होती है डिग्री और हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द अर्थ। कैसे डिटरमाइन होगी ये?
बताओ बेटा कि टेम्परेचर अर्थ का कम या ज्यादा कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा? मैम एटमॉस्फेयर की कंडीशन से, एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्वेश्चन में नीचे ही लिख दिया है, हाउ टेम्परेचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है। तो मैं ये, अब इसका आंसर है टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन बेटा इंसोलेशन। किसी को इंसोलेशन पता है? इंसोलेशन का मतलब क्या होता है? इनकमिंग, इंसोलेशन है मतलब इनकमिंग ऑफ सन रेज। क्या है? इनकमिंग ऑफ सन रेज। यस। तो किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है वो वहां के सन रेज से डिफाइन होता है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द इंसोलेशन। तो उस एरिया में कितनी अमाउंट में, कितनी इंटेंसिटी में सन रेज पड़ रही है। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ, ज्यादा इंसोलेशन इक्वेटर में होता है कि पोल्स में? मैम इक्वेटर। तो टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होता है, इक्वेटर में कि पोल्स में? इक्वेटर। प्रूफ हो गया। पोल्स में जो सन रेज होती हैं वो उतनी इंटेंसिटी में नहीं पड़ती क्योंकि वो एक हल्के एंगल पे पड़ती है। इक्वेटर में एकदम वर्टिकल एंगल पे ढेर सारी इंटेंसिटी में सनरेज पड़ती है, तो इक्वेटर में इंसोलेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी अमाउंट ऑफ सनरेज बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से इक्वेटर का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टेम्परेचर इंसोलेशन पे डिपेंड होता है, ये बात सही है कि नहीं? तो टेम्परेचर हमारा इंसोलेशन में डिपेंड करता है, यही रीजन है, ठीक है। आगे क्या होगा, इंसोलेशन के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ये इंटेंसिटी ऑफ सनरेज। इनकमिंग की जगह आप इंटेंसिटी भी कर सकते हो, मोर इंपॉर्टेंट टर्म है इंटेंसिटी ऑफ सनरेज। अब क्या होता है, इंसोलेशन जो है वो डिक्रीज करते जाता है। कहां से कहां डिक्रीज करते जाता है? इक्वेटर टू पोल, है बात की नहीं? तो इंसोलेशन हमारा इक्वेटर से पोल तक डिक्रीज करते जाता है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करते जाता है कि नहीं? यस मैम। ओके, सो टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो हमारा टेम्परेचर भी फिर डिक्रीज होता है, ठीक। समझ में आ रहा है बेटा अथर्व आपको? साक्षी, सबको समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि टेम्परेचर अर्थ का किस चीज पे डिपेंड करता है, किसी लोकेशन का, बोलो कितनी अमाउंट या इंटेंसिटी ऑफ सन रेज पड़ रही है उस लोकेशन पे, इस बात पे हमारा टेम्परेचर उस लोकेशन का फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा पड़ेगा इंटेंसिटी, इसका मतलब इंसोलेशन, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा उस जगह का, ठीक है। यस मैम। ओके। प्रेशर वहां ज्यादा होगा जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी। एयर प्रेशर वहां ज्यादा होगी जहां एयर ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी? और एयर से हमारा एयर मतलब ज्यादा है होगी। वेट ऑफ एयर। क्या? वेट ऑफ एयर, समझ वेट गए? ऑफ एयर। तो जहां पे थिन एयर होगी वहां पे एयर का वेट कम होगा कि नहीं? यस मैम। भाई थिन आदमी मैम का तो जैसे वेट कम ही होता है। मैम तो एयर एग्जॉस्ट को एयर में। आदमी समझ लो, ठीक है। तो मान लेते हैं एयर आदमी है, एग्जोस्फेयर में थिन एयर होती है कि नहीं? यस मैम। अभी अभी तो पढ़ा, तो वहां एयर प्रेशर, थिन एयर होगी तो वेट ऑफ द एयर भी कम होगा, ठीक है। यस। और एयर प्रेशर की डेफिनेशन कुछ और नहीं होती है। एयर प्रेशर का मतलब होता है बेटा प्रेशर अप्लाइड by the weight of air।
एयर के वेट ने कितना प्रेशर अप्लाई किया उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। तो यानी अर्थ सरफेस को मान लो तुम अपनी बॉडी, तो अर्थ सरफेस हो गई तुम्हारी बॉडी, और एयर है एक पतला और एक मोटा बच्चा। पतला बच्चा तुमको ज्यादा तेजी से धक्का देगा या मोटा बच्चा ज्यादा तेजी से धक्का देगा? मोटा बच्चा। मोटा बच्चा ज्यादा तेजी से धक्का दे देगा। तो यानी वेट ऑफ एयर का मतलब जितना ज्यादा एयर का, जहां पर फैट एयर होगी वहां पर वेट बहुत ज्यादा होगा, यानी हैवी एयर जहां पर होगी वहां पर वेट ऑफ एयर बहुत ज्यादा होगा और एयर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो वेट एयर धक्का देगी तेजी से, तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा अर्थ सरफेस के ऊपर। तो एयर कुछ ऐसी सी होती है, ये है अर्थ सरफेस और ये हमारी एयर है जो डॉटेड दिख रही है, ठीक है। तो ये जो एयर होती है वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि अकेले बहती रहती है, ये एयर हमारी अर्थ सरफेस को धक्का देती रहती है, प्रेशर देती रहती है, और इसी प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी में ना चाहते हुए भी ऑक्सीजन अपने आप जाती रहती है और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एयर का, और वो हमारी बॉडी में अपने आप प्रेशर से जाती जाती है। समझ गए? जैसे नल में से पानी खुलते चलता जाता है बिना कुछ करे, वैसे ही एयर हमारी नाक के अंदर खुद ही चलती चली जाती है। अगर यहीं पर ये एयर बहुत थिन हो गई, लो ऐसी सी है, तो क्या ये ज्यादा प्रेशर लगाएगी अर्थ के ऊपर? नहीं लगाएगी, क्योंकि ये तो पतला बच्चा हो गया, अब इसका तो वेट ही बहुत कम है, तो वहां पर ऑब्वियसली आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। यही बात मैं बोल रही थी। तो एयर प्रेशर की डेफिनेशन है कि प्रेशर जो है, वेट एयर जो अर्थ सरफेस के ऊपर वेट ऑफ एयर जो प्रेशर लगाती है उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। समझ गए? ठीक है। यस मैम। तो अगर मैं तुमसे बोलूं देयर आर टू काइंड ऑफ प्रेशर, थिन को मेरा बोलेंगे एयर प्रेशर, लिख लिया, समझाने वाला तो लिख ही लिया था, आगे लिखो टू काइंड्स ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर कितने टाइप के होंगे? दो तरह के होते हैं। पहला क्या नाम होता है एयर प्रेशर का? लो प्रेशर। दूसरा होता है हाई प्रेशर। है बात की नहीं? यस। लो प्रेशर बताओ कहां से होगा? मैम एग्जॉस्फियर। एग्जॉस्फियर को छोड़ो, हमारे एटमॉस्फेयर में ही कहाँ कहाँ, एग्जॉस्फियर तो एक नॉर्मल एग्जांपल था, अब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही बहुत सारे पोजीशन पे लो प्रेशर होता है, कहीं कहीं ज्यादा प्रेशर होता है। वेरी गुड। जब क्लाउडी स्काईज होते हैं, ठीक है, तो होता है बेटा लो प्रेशर। क्या होता है? लो प्रेशर। जब क्लाउडी स्काई होंगे या वेट वेदर होगा तो एयर प्रेशर लो होगा। हाई प्रेशर कब होगा? जब हमारे पास क्लियर और सनी स्काई रहेंगे। क्लियर और सनी स्काईज होते हैं तो हमारे पास हाई एयर प्रेशर होता है। ठीक है? यस मैम। ओके, अब बताओ एयर कहां से कहां मूव करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? मैम लो प्रेशर टू हाई, मैम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्यों? ये वही बात हो गई, ये है इतना मोटा बच्चा, ये है इतना पतला बच्चा, ये दोनों आपस में धक्का देंगे, मूवमेंट इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? मैम इस तरफ। इस तरफ होगा, यानी हाई वाला ज्यादा तेजी धक्का दे पाएगा पतले वाले बच्चे को। तो यही हाल तो एयर का भी है। तो एयर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। किसको पता चल गया? मामी, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, हमारे जो क्लास टीचर थे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जब हम लोग लाइक हाई एल्टीट्यूड पे जाते तो वहाँ पे नोज ब्लीडिंग होने लगती है, तो इट्स बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। हाई ऑल्टीट्यूड पे हम जाते हैं बेटा तो एयर का जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, क्योंकि वहां क्लाउडी स्काईज होता है। और लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा आपकी नोज को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि आप सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो नोज ब्लीडिंग होती होगी। ठीक है, मैं एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन, आप इसको लिखो, मैं एग्जैक्ट सर्च करके बताती हूँ। मैं देखती हूँ क्या बताया टीचर ने। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है बेटा?
अरे एग्जैक्ट क्वेश्चन बताओ, कौन बता रहा था एग्जैक्ट क्वेश्चन? मैम ऐसा कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि हम लोग जब नहीं, लाइक मैंने जो बोला है वो बात एकदम बेटा ठीक है। जैसे ही क्या होता, अब वो उन्होंने शायद ये बताया होगा कि जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो लो प्रेशर हो जाता है, तो जब लो प्रेशर हो जाता है तो ऑक्सीजन कम हो जाती होगी, और जब ऑक्सीजन कम हो जाती होगी तो आपकी नोज ब्लीड करने लगती होगी, ये बताया होगा शायद उन्होंने। ठीक है, लेकिन जो बात मैंने यहाँ बताई है वो एकदम सही बताई है। जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, यानी आप प्लेन में खड़े हैं और आप पहाड़ों पे खड़े हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा होगी? प्लेन में ज्यादा ऑक्सीजन होगी। ये डायग्राम बना लो इसी के नीचे कि जब आप प्लेन में खड़े होंगे तो आपको ज्यादा O2 मिलेगी, जब आप पहाड़ों पे जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, और उस वक्त में जो आपको ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाएगा तो आपका नोज ब्लीड कर सकता है, ये शायद उन्होंने बताया होगा। एनीवे, हम क्या बोल रहे थे, विंड कहां से कहां मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है मैम, विंड और एयर एक ही बात है यार, विंड ही तो एयर है, विंड कोई अलग। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर बहती है तो हमें फील होती है, और जो चीज हमें फील होता है उसी को हम विंड कहते हैं, बात की नहीं? यस मैम। ओके, ये पूरा डायग्राम बना लिया, सब चीजें लिखनी है। विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके। लिख लिया सबने? यस मैम। ओके, थक तो नहीं गए पढ़ते पढ़ते? नो मैम, नो मैम। ये वाला सेशन जब खत्म हो जाएगा, अच्छा एक और अनाउंसमेंट थी आई हैव टू मेक कि मंडे और ट्यूसडे आपकी क्लासेस नहीं होंगी, शायद जेडी सर ने भी ये बताया होगा ना? नो मैम। आगे आने वाले 2 वीक्स के लिए बेटा, यानी अगला वीक और उसके अगले वीक में मंडे और ट्यूसडे की क्लासेस कैंसल्ड है, हॉलीडे रखा गया है सितंबर में। ठीक है, ओके मैम। मैम मींस एंटायर सितंबर? नो नो, केवल मंडे और ट्यूसडे एंटायर सब्जेक्ट विल बी हॉलीडे, मेरा ही नहीं जेडी सर का भी। ठीक है, मैं एक बारी वो वैसे, लेकिन जब तक ये इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप में ना आए तब तक इसको फाइनल नहीं मानना है, जब ग्रुप में आएगा तब इसको फाइनल मानना है, मैं अंदर की बात बता रही हूँ। ठीक है, और केवल मंडे और ट्यूसडे ही ऑफ रहेगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इन सारे दिन क्लासेस चलेंगी, केवल मंडे और ट्यूसडे ऑफ रहेगा। ठीक है, ओके मैम। ओके चलो भाई, तो हम आगे अब पढ़ने वाले हैं। विंड तो पढ़ लिया, तो विंड की डेफिनेशन भी बता दो, अभी अभी तो बताई थी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। इट इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। वेरी गुड, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड, जो एयर मूव करती है उसको विंड बोलते हैं। कितने टाइप की होती किसी को पता है? नो। विंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की होती है विंड्स। पहली तरह की जो विंड है उसका नाम है परमानेंट विंड, दूसरी है सीजनल विंड, तीसरी है लोकल विंड। ठीक है, एग्जाम्पल कोई बता सकता है तीनों के? लोकल विंड का मतलब होता है बेटा जब लोकल एरिया में बह रही होगी, जैसे नोएडा में या गौतम बुद्ध नगर के आसपास जो बह रही होगी उसको लोकल एरिया में बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लो लू लू हो सकती है, बट मोर, ये लू तो इज मोर लाइक सीजनल विंड, जो गर्मी में बहती है। ठीक है, सीजनल विंड कौन होती है? जो सीजन के हिसाब से बहती है, जैसे गर्मी में लू चलती है, क्या सर्दियों में लू चलती है?
नो मैम। नहीं, तो सर्दियों में लू नहीं चलती तो लू सीजनल विंड हो गई। तो सीजनल विंड वो होती है जो सीजन के हिसाब से चलती है। इसमें लिख दो फ्लो अकॉर्डिंग टू सीजन। जो सीजन के हिसाब से चलती हैं उनको सीजनल विंड बोलते हैं। ठीक है। लोकल विंड ये होती हैं जो लोकल एरिया में फ्लो करती हैं, यानी हमारे घर के आसपास जो हवा बह रही है वो लोकल विंड है बात की नहीं? अरे इतना तो पता ही हो। यस मैम। सीजनल विंड में लू हो गई, मॉनसून के टाइम पे जो विंड बहती है वो हो गई। तो जो एक पर्टिकुलर सीजन में बहती है उनको सीजनल विंड बोलते हैं। जो किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में चलती है उसको हम लोकल विंड बोलते हैं। ठीक है। परमानेंट विंड किसे कहेंगे? मैम जो हमेशा के लिए चलती हो विंड। कहाँ बहेगी? मैम हर जगह। वेरी गुड। जो ऑल ओवर दी अर्थ चल रही होती हैं, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड, समझ गए? कभी जब और बड़े हो जाओगे तो इनका एक्चुअल सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। लेकिन परमानेंट का मतलब ऑल ओवर दी अर्थ। ठीक है। एग्जाम्पल है इनके ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज, क्या है नाम? ईस्ट में, और वेस्टर्लीज जो वेस्ट में वेस्ट की तरफ बहती है। ठीक है। ईस्टर्लीज जिनकी डायरेक्शन ईस्टवर्ड होती है, वेस्टर्ली जिनकी डायरेक्शन वेस्टवर्ड होती है, वेस्ट की तरफ। और ट्रेड विंड्स, ये तीन एग्जांपल हैं किसके? परमानेंट विंड के। मॉनसून और लू एग्जांपल है सीजनल विंड के। और लोकल विंड मतलब जो हमारे लोकल एरिया में बहती है। देयर इज नो नेम एज सच। ठीक है। लिखो फटाफट। मैम लिख लिया। I'm done. ओके। अगर फिर भी लोकल विंड का एग्जाम्पल होता है तो उसका एक एग्जाम्पल लिख लो। लोकल विंड का जहां पे लिखना है वहां पर फ्लोज इन लोकल एरिया, और उसके बगल में एक एग्जाम्पल लिख लो, सी ब्रीज। क्योंकि ये केवल सी वाले एरिया में, जो कोस्टल एरिया होता है उसी में ही सी ब्रीज बहती है। ये है हमारा मतलब सागर, और इसके किनारे खड़ा है इंसान, तो विंड जो है वो सागर से यानी सी ओशन से लैंड की तरफ और लैंड से ओशन की तरफ उसी एरिया में मिलेगी। ये आपको आसपास कहीं नहीं मिलेगी। तो सी ब्रीज इज एग्जांपल ऑफ लोकल विंड। ठीक है। Okay, ma'am. ओके। ठीक है। अमाउंट, टाइप ऑफ विंड हो गया। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा जिनके भी पेपर में ये चैप्टर आ रहा है तो ध्यान से समझ लो। परमानेंट विंड का एग्जांपल सीजनल और लोकल विंड आएगा पेपर में, इसको पढ़ के रखना अच्छे से। ठीक है। क्योंकि ये मैक्सिमम जगह पूछा जाता है। सबने नोट कर लिया है ना ये? यस मैम। ओके। कितना टाइम बचा है? 3 minutes. Let's see what we can study. 3 minutes? हाँ, सेशन एंड होने वाला है, फिर आपको रिजॉइन नहीं करना है। ओके ओके। ओके। अब मुझे बताओ क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स ढेर सारे ड्रॉपलेट होते हैं कि नहीं? यस मैम। तो क्लाउड्स आर दी मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट के ढेर सारे कलेक्शन को हम क्लाउड बोलते हैं। है बात की नहीं? यस। आगे क्या? When these droplets become, ड्रॉपलेट्स की जगह वेपर, वेपर भी ठीक है ना? यस ठीक है बेटा।
When these droplets become too heavy, क्या होता है? They come down in form of rain. They come down form as precipitation. तो अगर कोई बोलेगा precipitation क्या होता है, तो बोलोगे when clouds becomes too heavy, they come down on the earth as precipitation. तो बारिश बोलते हैं precipitation को, और क्लाउड बोलते हैं बादल को, समझ गए? यानी क्लाउड अभी आसमान में है, जमीन पे नहीं गिरे, जब वो जमीन पे गिरेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ओ गॉड, पहले आसमान में ये क्लाउड है, क्लाउड में ढेर सारी वाटर ड्रॉपलेट है, फिर क्या हुआ? ये वाटर ड्रॉपलेट बहुत हैवी होकर के एटमॉस्फेयर में प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हो गई, बहुत हैवी होकर प्रेसिपिटेट हो गई। फिर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होने के बाद जब ये एकदम रेन ड्रॉप पे जमीन पे गिर जाएगी, तब इसको बोलेंगे रेन। तो प्रेसिपिटेशन जो है उस केस में जो बारिश होती है वो हमारी ऊपर कंडेंस होके हो रही होती है, बादलों से बारिश में कन्वर्ट होना प्रेसिपिटेशन है, और बारिश का जमीन पे गिरना रेन है, समझ गए? Yes, ma'am. जब क्लाउड बहुत हैवी हो जाते हैं तो आसमान में ही अपने आप वो गिरने लग जाते हैं, बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो आसमान में ही जब क्लाउड बारिश में कन्वर्ट हो जाते हैं तो प्रेसिपिटेशन होता है, और जब ये प्रेसिपिटेशन जमीन पे आके हमारे बॉडी के ऊपर पड़ने लगती है तब उसे हम क्या कहते हैं? रेन। ठीक है? Yes, ma'am. तो रेन के ब्रैकेट पे व्हेन टचेस अर्थ, जब टच करती है अर्थ को तब उसको रेन बोलते हैं। ओके, रेनफॉल कितनी तरह की होती है किसी को पता है? 3 types. ओके, बस यही एक चीज है जो पढ़नी रह गई है। इतना पढ़ने के बाद में ऊपर लिखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। नाम क्या क्या है? Cyclonic Cyclonic relief rainfall,